नमस्कार। सबको हिंदी समझ में आएगा? मुझे गुजराती समझ में आती है लेकिन बोलना नहीं आता है, तो इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूँगी, चलेगा ना? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम स्वामी विवेकानंद टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, राइट? ये स्वामी विवेकानंद, इनको ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु माना था, और उनके नाम से जो इंस्टीट्यूट है वहाँ हम लोग आज नेताजी का प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है हमको। जैसे कि हम सबको मालूम है 23 जनवरी जो अभी सोमवार को है उनकी जयंती है। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा में, और वहाँ से उनकी जीवन की शुरुआत जो है वो होती है। आपको कितने लोगों का नाम मालूम है? जैसे अभी नेताजी का नाम सबको मालूम है, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी? क्योंकि हमने अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं अभी, राइट? 75 साल हो गए आज़ादी को हमारे। और कौन कौन थे? कुछ नाम मालूम है आपको? हाँ, वीर भगत सिंह। वीर भगत सिंह। और कोई? हाँ बोलिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ओके। और चंद्रशेखर आजाद। बैठ के भी बोला तो भी चलेगा। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो आज है हमारे सुभाष चंद्र बोस, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, और जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग, खुदीराम बोस, वाह, ये सारे लोगों के नाम आपको मालूम है। बहुत अच्छा लगा है। अभी ये एक बात आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि क्या एक की वजह से हमें आजादी मिली है? सबने प्रयास किया, मानते हो ना? हमारे ऊपर ब्रिटिश जब आए लगभग 1600 ईस्वी सन 1600 में आए, सूरत में आए पहली बार, बराबर? तो हम बोलते हैं कि लगभग 200 साल हमारे ऊपर उन्होंने राज किया, लेकिन जो हमारी लड़ाई शुरू हुई उनके साथ वो तो काफी साल पहले से शुरू हुई थी। तो पहला जो संग्राम हुआ हमारे आजादी के लिए वो कौन सा था? 1820, ओके। और बहुत बड़ा संग्राम था वो, नहीं मालूम? 1857 मालूम है? कौन थे उसमें? मंगल पांडे, जिन्होंने पहला बिगुल बजाया था, वहां से शुरुआत होती है। इसके पहले भी थी नो डाउट, बट अगर हम बात करते हैं तो वहां से शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किए, लड़ाई शुरू हुई। उसमें झांसी की रानी थी, तात्या तोपे थे, नाना साहब पेशवा थे, बहुत सारे लोग थे। और हमारा जो नसीब शायद अच्छा नहीं था, तो वो लड़ाई कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश लोगों ने उसको कुचल दिया था, ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। वो जो चिंगारी उन लोगों ने उस टाइम पे लगाई थी वो सबके मन में आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे। और फिर बहुत सारे लोग आए, फिर लोकमान्य तिलक आए, आपने जैसे नाम बताया। लोकमान्य तिलक सबसे पहले हमारे नेता थे जिन्होंने संपूर्ण स्वराज की मांग की थी, और 1920 में उनका निधन हो गया। उसके बाद उसके 5 साल पहले 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए, और फिर उन्होंने अपने तरीके से एक लड़ाई शुरू की। और उसी बीच जो है ये जो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो इनका जन्म जैसे मैंने बताया 23 जनवरी को है। तो कैसे वो ये आइडिया आया? बहुत ही सुखी जीवन उनका रहा, संपन्न परिवार था, बहुत अमीर थे ये लोग।
आज उनका कोलकाता में जो घर है ना वो काफ़ी बड़ा घर है, और दोनों गाड़ियाँ, वो भी एक जर्मन मेड थी, एक अमेरिका से मंगवाई थी। मतलब आप सोच सकते हो उस ज़माने में कितने पैसे वाले लोग होंगे। ऐसे अमीर घर से एक लड़का पूरा सब कुछ छोड़कर केवल एक ही इच्छा मन में रख के आगे बढ़ता है, और वो थी हमारी आज़ादी। ठीक है, ये जो है फ्रीडम इज नॉट टेकन, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या है? आज़ादी हमें कोई देगा नहीं, आज़ादी हमको लेना पड़ेगा, ऐसा वो मानते थे। बिल्कुल सही बात है ना। हमारे यहाँ अगर कोई किराएदार है तो कितनी बार बोलना पड़ता है घर खाली कर, घर खाली कर, तब जाके वो 2-4 महीने के बाद खाली करता है। यहाँ तो ब्रिटिश 200 साल से हमारे साथ थे, तो वो आसानी से जाने वाले नहीं है, ये उनको पता था, और इसलिए वो बोलते थे कि आज़ादी कभी उनको मिलेगी नहीं, हमको लेनी पड़ेगी। देन इसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे कि उनका जन्म जो है, उन्होंने अपना पूरा शिक्षण जो है या एजुकेशन जो है वो कटक में किया, स्कूल में थे और बहुत अच्छे स्कूल में थे वो। उनके पिताजी ने उनको वहाँ स्कूलिंग के लिए भेज रखा था। स्कूल में थे ना, तभी उनको उनके टीचर ने आइडिया दिया, क्योंकि वो अलग तरीके से थोड़ा सोचते थे। तो बेनी माधव करके उनके टीचर थे, उन्होंने देखा ये लड़का सुभाष जो है बहुत अलग है, और धीरे धीरे फिर उन्होंने उनको डाइवर्ट या उनको प्रेरणा देना शुरू किया कि तुम आज़ादी के लिए कुछ कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया, फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, काफ़ी सारे विचार उनको प्रेरित करने लगे कि देश के लिए मुझे कुछ करना है। और फिर उनका स्कूल का जो एजुकेशन है वो वहाँ से पूर्ण हुआ, संपूर्ण करके वो कोलकाता आए, कॉलेज में पढ़ने लगे। कॉलेज में पढ़ने के बाद मैंने जैसे बताया कि बहुत ही इंटेलिजेंट सुभाष जी थे, तो उनको उनके पिताजी ने बोला आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पे ICS इंडियन सिविल सर्विस, जो आज हम IAS बोलते हैं, मतलब कलेक्टर बनना है तो आपको IAS की एग्जाम देनी पड़ेगी, उसी तरह से थी। तो वो वहाँ गए और वहाँ एग्जाम दी, और वहाँ पे उन्होंने 4th रैंक, 4थे नंबर पे थे। तो जब उन्होंने देखा, वो वहाँ पढ़ रहे थे और यहाँ पे हमारा आज़ादी का आंदोलन शुरू था, तभी उनके मन में आया नहीं, मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मैं अगर यहाँ पे फिर से ICS बन गया तो मैं एक तरह से ब्रिटिश लोगों की गुलामी करूँगा, मुझे नहीं करना है। और वो ये इच्छा लेकर भारत आए, और भारत में फिर उन्होंने अपने विचारों से तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे थे, जो यंग लोग बोलते, यूथ बोलते, युवा बोलते, उनको उन्होंने प्रेरित किया कि हमें कुछ करना पड़ेगा, ये लोग आसानी से जाने वाले नहीं है। और इसलिए उन्होंने वो नारा दिया था कि आज़ादी हमें लेनी पड़ेगी, वो हमको देंगे नहीं। और पूरे भारत में जब वो आए यहाँ पे, तब सभी ने उनका स्वागत किया और बोला सुभाष जी, सुभाष जी।
रोल था या फिर उनको आज़ादी पानी थी। तो पहला है जो हम उनसे सीख सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। एक तो पहला है उन्होंने देखा कि कैसी स्थिति है पूरे देश में, फिर उस हिसाब से प्लान किया, फिर उसके बाद उस प्लान पे उन्होंने काम करना शुरू किया और लास्ट में जो क्लोज बताया है, मतलब उनका ड्रीम जो सक्सेसफुल रहा, हम बोल सकते हैं बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। तो कैसे रहा वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो मैंने बताया कि वो ICS एग्जाम पास हो गए, सब हो गया, भारत में आए और भारत में जब आने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तब महात्मा गांधी, नेहरू जी, ये सारे लोग कांग्रेस में थे। और उस टाइम पे पहला जो महायुद्ध हुआ है, आपको पता है ना, महायुद्ध हुए हैं दो। पहला महायुद्ध था 1914 से 1918, 4 साल। उस महायुद्ध में हमारे भारतीय सैनिक भी मारे गए। भारतीय सैनिक क्यों गए थे? क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे और उनकी वजह से उनको हमारा कोई लेना देना नहीं था उनके साथ। पर ब्रिटिश लोगों की वजह से पहले महायुद्ध में भारतीय सैनिक मारे गए थे। कितने मारे गए? 70,000। और इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हुआ है, जिसमें कितने सारे लोगों को मार दिया था। एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और मारे गए काफी सारे लोग। फायरिंग शुरू कर दी थी ब्रिटिश जो जनरल डायर आए थे। तब ये देखा उन्होंने, नेहरू जी से बात की, महात्मा गांधी से बात की कि हमने 70,000 सैनिक गंवाए, तो हम इनको क्यों अभी साथ देना चाहिए? हमारे सैनिक मर रहे हैं तो हमें अभी उसका फायदा उठाना चाहिए। ये बात अभी हो रही है जब वो महात्मा गांधी से मिले। तो महात्मा गांधी जी ने उनको क्या बोला कि नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट करके चुने गए थे। 1938 में, मतलब 1938 में फिर से कांग्रेस का जो पार्टी है उसके अध्यक्ष के चुनाव होने वाले थे। और तब तक नेताजी जो है, सुभाष जी, पूरे देश में लोगों को इतने अच्छे लगने लगे थे। उनके विचार, उनका प्लानिंग, उनकी जो एग्जीक्यूशन कर रहे थे, मतलब वो काम कर रहे थे। तो पूरे जो हमारे देश के उस टाइम के युवा लोग थे वो नेताजी के साथ खड़े थे। युवा ब्रिगेड उनका जो बन गया था। तो जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें नेताजी खड़े रहे, तो गांधी जी ने उनके अपोज में, उनके विरुद्ध जो है वो पट्टाभी सीतारमन को खड़ा किया और बोला कि इनको मत, आपको वोट करना है सबको। अगर आप इन पट्टाभी सीतारमन को वोट करेंगे मतलब आप मुझे वोट करेंगे, महात्मा गांधी जी ने बोला। उसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। और वहां से फिर अभी ये दोनों में डिफरेंस आने लग गया, मतलब महात्मा गांधी के विचार और नेताजी के विचार। मैंने आपको 1938 की बात बताई है। अब द्वितीय महायुद्ध जो है वो शुरू होने वाला था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से गांधी जी के पास गए और उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक संधि है, ब्रिटिश के खिलाफ आजादी के लिए लड़ने की। हम हमारे सैनिक नहीं भेजेंगे। क्यों भेजा? हमारे सैनिक मारे जाते हैं वैसे, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। तो गांधी जी ने फिर से उनको बोला कि अगर हमारा दुश्मन ब्रिटिश है, लेकिन अगर वो कमजोर स्थिति में है, क्योंकि विश्व युद्ध तो शुरू हो गया था, तो हमें उसका ज्यादा गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए। और वहां से फिर नेताजी कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर उन्होंने सबको बोला कि हम लड़ेंगे क्योंकि ब्रिटिश वैसे जाने वाले नहीं हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी शुरू करने के बाद उन्होंने अपना काम किस तरह से शुरू किया वो बता दी। ये आपको मैंने बताया कि दोनों की ये मीटिंग है जहाँ पे वो कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी। संधि द्वितीय विश्व युद्ध की थी, जब ब्रिटिश जो है वो पूरी तरह से विश्व युद्ध में एंगेज थे और उसका फायदा उठाना चाहते थे नेताजी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये है फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। उनका अपना एक
सिंबल और एक झंडा था जिसके ऊपर टाइगर का निशान है, उनको उनका पार्टी का वो झंडा बन गया। फिर उसके बाद जो है वो था मई 3 मई 1939, मतलब विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। अब करना क्या है? पूरे जीवन काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने सबसे खतरनाक इंसान माना है, और वो जानते थे अगर ये जो इंसान है अगर यहाँ पे लड़ेगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा, इसलिए उनको हमें कुछ भी कहीं पे भी हो जाता था उनको वो जेल में डाल देते थे। तो उस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक निर्माण किया, अपनी पार्टी निर्माण की, वो एक दिन 22 जून 1940 में स्वतंत्र वीर सावरकर से मिलने मुंबई गए थे। 1 घंटा उनकी मीटिंग चली है। क्या मीटिंग है, बातचीत हुई है, किसी को नहीं मालूम। सीक्रेट मीटिंग, मतलब गुप्त वार्ता थी। और नेताजी वहां से निकलकर सीधा कोलकाता गए। जैसे ही वो कोलकाता पहुंचे, ब्रिटिश सरकार ने उनको फिर से अरेस्ट कर लिया, उनको बंदी बना दिया और कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में उनको रखा। इतनी खराब व्यवस्था वहां पे थी, खाने को अच्छा नहीं मिलता था, उनको सताया जाता था। तो उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां पे भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल शुरू करने के बाद ये जो सबको पता पड़ गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तबीयत इतनी खराब हो रही थी, वहाँ का जो खाना है या कुछ भी वो खा नहीं रहे थे, भूख हड़ताल करते। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो डर गई कि अगर ये इस तरह से भूख हड़ताल करते रहे और मर गए तो बहुत बड़ा एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इससे अच्छा इनको उनके घर में बंद करके रखते हैं। तो उन्होंने चुपचाप वहाँ से उनको निकाला और उनके घर में, जो कोलकाता में है 88/2 वो नंबर है उनके घर का, और वहाँ पे जाके उनको रखा। घर के आजू बाजू में पूरी ब्रिटिश पुलिस उनके ऊपर ध्यान रखी हुई थी। उसके साथ साथ 14 जो है वो बिना यूनिफॉर्म के पुलिस, जिसको हम जासूस बोल सकते हैं, जो अंग्रेज के जासूस थे, वो वहाँ पे रखे हुए थे, ताकि घर में जो कुछ भी हो रहा हो वो उनको पता चले। और नेताजी वहाँ पे एक रूम में वहाँ पे उनको रखा गया था। घर में सभी थे, उनकी माँ थी, उनके बड़े भाई थे, बड़े भाई का बेटा था, उनकी बेटी थी, मतलब बड़े भाई की शरद चंद्र बोस की, सभी लोग थे। लेकिन हर मिनट की जो रिपोर्टिंग जो है वो ये जासूस जो वहाँ पे रखे थे उनको जाते। अब यहाँ से उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे ब्रिटिश पुलिस ने वो था देशद्रोह, और उनको पता था कि मेरे ऊपर अगर ये आरोप लगा है तो अगर मुझे ये फिर से वापस जेल में लेके जाएंगे और कोर्ट में केस चलाएंगे तो मुझे भी फांसी दी जाएगी, क्योंकि उसका एक पहला एग्जाम्पल उन्होंने देख लिया था, वो था भगत सिंह का। तो भगत सिंह की तरह मुझे भी ये लोग फांसी देंगे, ये तो बिल्कुल उनके मन में पक्का था। और शायद इसीलिए उन्होंने प्लान किया है। क्या प्लान था? कि घर से भागना है। कैसे भागेंगे? कि बहुत ही एक आश्चर्यकारक घटना है ये हमारे इतिहास में, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सारे पुलिस आजू बाजू में, 14 जासूस घर में, उसके बावजूद घर से कैसे भागे? कितनी बड़ी प्लानिंग उन्होंने की होगी। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी, अच्छी कहानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्या कैसे किया उन्होंने। तो जैसे वो लेटे थे अपने रूम में, दाढ़ी बड़ी थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि बीमार भी थे, वो जेल में थे तब। तो उन्होंने एक दिन शिशिर बोस, जो शरद चंद्र बोस का बेटा है, वो डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर था वो, उसको बुलाया। रात का शाम का समय था और उसको बुला के उन्होंने बोला कि मेरा एक काम करना है। जो बोला ठीक है करूँगा। बताया नहीं कि क्या मेरे मन में प्लान चल रहा है। पहला बोला कि तुम ड्राइविंग सीखो, कार चलाना सीखो। तो बोला ठीक है, वो कार चलाना सीख गया। फिर उसके बाद उसको बोला नेताजी ने कि प्रैक्टिस के लिए तुम जब जाना तो अलग अलग टाइम पे जाना, कभी सुबह 8 बजे जाओ, कभी 1 बजे जाओ, कभी रात को जाओ, टाइम फिक्स मत रखो। बोला ठीक है, जितनी तेज गाड़ी चला सकते हो उतनी तेज चला। वो भी शरद चंद्र शिशिर ने किया। फिर बाद में एक दिन फिर से नेताजी ने बोला कि मेरा एक दोस्त आने वाला है, वो पठान है अफगानिस्तान का, और उसकी हाइट बॉडी मेरे जैसी है, उसके लिए ड्रेस सिलवाना है। तो नाप आप ले लिया और टेलर के पास जाओ या फिर मार्केट में जाके मेरे नाप का ड्रेस लेकर आओ, पठान का ड्रेस चाहिए, शूज वूज सब।
तो शिशिर गए एक दिन शॉप में और वो सब सामान लेकर आए, टोपी और ड्रेस जो पठान का होता है वो सब। फिर नेताजी ने उनको बोला एक विजिटिंग कार्ड, एक कार्ड बना प्रिंट करना है और नाम दिया मोहम्मद जियाउद्दीन, इंश्योरेंस एजेंट। एड्रेस दिया जबलपुर, मध्य प्रदेश जो है जबलपुर। उसने वो विजिटिंग कार्ड छपा के लाए। इस तरह से हो गया। और एक दिन फिर शिशिर को बोला, रात का समय था, 1:32 रात के हो गए थे। नेताजी ने शिशिर को बुलाया, बोला चलो गाड़ी निकालो, हम सामने के दरवाजे से ही जाएंगे, कहीं से चुपके छुपा के नहीं जाने वाले। और पूरा ड्रेसअप किया उन्होंने पठान का। गाड़ी में बैठे 2 गाड़ियां थी, एक अमेरिका से मेड हुई और एक जर्मन मॉडर्न थी वो। तो उनकी बैग ना वो काफी बड़ी थी, जिसके ऊपर SBC लिखा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस नाम जो था वो। उन्होंने बोला ये गाड़ी में जाएगी नहीं, तो फिर से बैग बंद दी और ये दोनों रात को 1:30 बजे लगभग गाड़ी में बैठकर निकल गए। इतनी तेज गाड़ी दौड़ाई है शिशिर बोस ने। उन्होंने जो किताब लिखी है शिशिर बोस ने, द ग्रेट एस्केप करके, उसमें उन्होंने लिखा है। और वो गए दिल्ली की तरफ। इन द सेंस पहले धनबाद गए, धनबाद से वो गोमोह करके एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने शिशिर बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कार में से उतारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता मेल से दिल्ली गए और नेताजी ने शिशिर को बोल के रखा था 5-6 दिन संभाल के रखना, पता नहीं चलना चाहिए ब्रिटिश पुलिस को कि मैं यहाँ से गायब हो गया। 5-6 दिन कैसे? जो भी उनके रूम में खाना दिया जाता था वो खाना शिशिर और उसकी बहन खा लेती कि नेताजी अंदर खाना खा रहे हैं। सब कुछ हो रहा था जैसे नॉर्मल हो रहा है। रात को जब ये भागे थे तो दोनों ने लाइट ऑन रखी थी, लाइट बंद नहीं की थी, ताकि पुलिस को लगे कि नेताजी अंदर है। और ये घटना जो हुई है वो 16 जनवरी 1941, मतलब 17 जनवरी। उसके बाद 27 जनवरी 1941 को पुलिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोर्ट में लेके जाने के लिए आई। दरवाजा खोला, नेताजी नहीं है। कितने दिन हो गए? 17 जनवरी से 27 जनवरी तक कितने दिन हुए? 10 दिन। पुलिस को नहीं मालूम था नेताजी घर में नहीं है। और जैसे ही अंदर देखा नेताजी नहीं है, पूरा हंगामा हो गया। नेताजी गायब हो गए, नेताजी गायब हो गए। उनकी माँ को भी नहीं मालूम था नेताजी जाने वाले हैं। जाते वक्त सिर्फ नेताजी ने, वो सो रही थी, 1:30 बजे का टाइम था, तो पैर छुप के चले गए थे। नहीं मालूम था उनको, किसी को नहीं मालूम था। सिर्फ एक बंदा था घर में जिसको मालूम था, वो था, क्या नाम था उसका? शिशिर बोस। और फिर ब्रिटिश आश्चर्यचकित हो गई, शॉक लग गया कि नेताजी ऐसे कैसे गायब हो गए। उसी बीच इन लोगों ने घर में, शिशिर ने ये बताया, पूरी दुनिया को बता रहे थे नेताजी बीमार है, अभी संन्यास लेने वाले हैं, वो तो शायद पौंडीचेरी जाने वाले हैं। तो ये सारा क्लू लेकर ब्रिटिश पुलिस उनको पौंडीचेरी और ये नीचे तरफ ढूंढ रही थी। और नेताजी कहाँ चले गए? दिल्ली। दिल्ली से पेशावर गए, पेशावर से उनको काबुल जाना था। काबुल मतलब आज अफगानिस्तान में जो है, वहाँ पे भी उनके आज़ादी फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने उनको काफ़ी हेल्प किया। पेशावर तक वो पठान के ड्रेस में थे, सबको पहचान में आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या? अभी काबुल जाना है, काबुल कैसे जाएंगे? उनको पश्तून लैंग्वेज तो आती नहीं, उनकी भाषा नहीं आती है। तो क्या किया? फिर से अपना आइडिया लगाया। उन्होंने ये बताना शुरू किया, उनके साथ एक अकबर शाह करके थे और एक भगत राम करके उनके दोस्त थे। भगत राम ने सबको बताया ये हमारे फ्रेंड है, उनको सुनाई भी नहीं देता है, ना बोलना होता है। तो गूंगे बहरे का एक्टिंग किया और रोड क्रॉस करा बॉर्डर पे। पुलिस ने पूछा कौन है, तो बोली नहीं सुनाई दे रहा, तो बोलेंगे क्या? इस तरह से एक्टिंग की उन्होंने और काबुल जाके पहुंचे। काबुल जाने के बाद अब वो कहाँ से कहाँ चले गए वो मैं बता दूँ। देखो ये जो है ना, ये आपके सामने जो मैंने रखा है पिक्चर, वो दिखा रहा है कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को जाना था। मॉस्को मतलब रशिया। तो काबुल में जब थे तो उन्होंने पहले जर्मन एम्बेसी में गए, वहाँ पे भी बात की। फिर जर्मन एम्बेसी ने उनको बोला कि आपको तो हम नहीं ले जा सकते, आप इटालियन एम्बेसी में जाओ। इटालियन एम्बेसी में गए,
वहाँ उनको बताया गया कि आपको पासपोर्ट, हम इटालियन पासपोर्ट देंगे। आप थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के तो रखी थी, थोड़ा सा गेटअप उनका चेंज किया और एक पासपोर्ट बना के दिया, अगलांतो माजंटो नाम। तो वो पासपोर्ट पे वो रशिया गए और रशिया से फिर बाद में जर्मनी गए। ये इतना बड़ा लंबा प्रवास जो है वो रहा उनका। तब तक किसी को मालूम ही नहीं था कि नेताजी कहाँ पर है। जैसे ही ये खबर छपी कि नेताजी गायब हो गए, गांधी जी ने शरद चंद्र बोस को एक तार भेजी कि नेताजी कहाँ हैं। तो उन्होंने उनको जवाब दिया, नेताजी जहाँ पर भी है आपका आशीर्वाद बना के रखो। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उनको तार भेजा कि नेताजी कहाँ हैं। तो उन्होंने फिर उनको बोला कि नेताजी है पर वो भी हमें नहीं मालूम। तो ये सारी बातें दुनिया को पता ही नहीं थी कि वो कहाँ हैं। और अब नेताजी जो है वो जर्मनी गए। द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया था। जर्मनी में उनको हिटलर से मिलना था। हिटलर का नाम सुना है? अब हिटलर से क्यों मिलना चाहते थे? हिटलर से इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि इंग्लैंड और जर्मनी दोनों दुश्मन थे और ब्रिटिश हमारा दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए हिटलर को मिलना था, उनसे मदद मांगनी थी। और एक दिन दोनों के बीच में मीटिंग फिक्स हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गया। ये बात मामूली नहीं है, हिटलर किसी से मिलता नहीं था, एक संघीय आदमी है वो, राइट। और वो मिलने गए। मिलने के बाद नेताजी ने उनको बोला कि हमें आपकी मदद चाहिए। क्या क्या मदद चाहिए? एक बिल्डिंग चाहिए हमारा ऑफिस चलाने के लिए, आज़ाद हिंद सेना के लिए। एक रेडियो स्टेशन हमारा रहेगा, आज़ाद हिंद रेडियो। हमें 10 लाख रुपए कर्जा चाहिए, हम आपको कर्जा वापस करेंगे 5% इंटरेस्ट के साथ। आपके जर्मन के जो अखबार है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आएगी हमारे भारतीय लोगों के लिए वो आपको देनी पड़ेगी। हमारे जो भी सैनिक वहाँ थे, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो भारतीय सैनिक 20,000 सैनिक जर्मनी के कब्जे में थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वापस मांगे और उनके साथ फिर उन्होंने आज़ाद हिंद सेना बनाई जो जर्मनी में बनाई थी। और वहाँ से फिर एक दिन बर्लिन रेडियो स्टेशन से पहली बार उन्होंने भाषण दिया, इन भारत को संबोधित करते हुए, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ बर्लिन से। और जब ये सुनाई दिया पूरे देश में एकदम से, अरे सुभाष तो जिंदा है। सब लोग तो यही सोच रहे थे पता नहीं मर गए, कहाँ गए, पर किसी को पता नहीं। मैं वापस आने वाला हूँ और हम जल्द ही वापस आएंगे। पहला उनका रेडियो स्टेशन से पहला भाषण है बर्लिन से दिया हुआ। फिर बाद में ये 20,000 सैनिक के साथ उन्होंने भारत के लिए जो एक लड़ाई करनी है उसकी प्लानिंग शुरू की। और वहीं पे भी सब कुछ तय हो गया था कि कैसे कहाँ जाएंगे। और फिर उन्होंने ये बोला कि सबको एक साथ चलकर हमको आज़ादी लेनी पड़ेगी, मैं अकेला नहीं कर सकता, सबको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। और वो जो उनका गाना है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, वो गाना वहाँ पे
जहाज से अलग अलग टुकड़ियों में भारत की ओर भेजना शुरू किया और ये लोग जाने वाले थे जापान में। जापान में उनका स्वागत करने वाले थे, उनका इंतजार कर रहे थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने वहां पर भी 40,000 लगभग सैनिक तैयार रखे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंतजार हो रहा था कि ये सब लोग आएंगे और हम मिलकर जो है भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, मतलब ब्रिटिश के ऊपर आक्रमण करेंगे। वो हमारे देश के ऊपर आक्रमण नहीं था, वो ब्रिटिशों के ऊपर आक्रमण था। तो धीरे धीरे जब ये 20,000 सैनिकों को मिलाना हुआ, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे आए? वो विमान से नहीं आए जो जापान उतरे थे, क्योंकि उनके जान को बहुत खतरा था। तो उनको पनडुब्बी से भेजा गया जर्मनी से। पनडुब्बी मालूम है ना, पानी के अंदर से जाती है। तो उनका वो जो निकले हैं वहां से बर्लिन, देखो आप एकदम कोने में ऊपर है, वहां से वो पनडुब्बी में बैठते हुए अफ्रीका से इस तरह से पूरा टर्न करते हुए बाद में पहुंचे हैं जापान। 3 हफ्तों का पूरा टाइम था कंटिन्यूअस पानी में। और जैसे ही जापान पास आ रहा था, जापान से एक पनडुब्बी उनको लेने आने वाली थी। जापान, जर्मनी, इटली, रशिया, ये सब लोग हमारे साथ थे, क्योंकि ये सारे ब्रिटिश के दुश्मन थे और इसलिए उन्होंने नेताजी का साथ दिया। जापान के राजा ने, उनके राजा थे, उन्होंने भी नेताजी का साथ दिया। जापान में रहने वाले भारतीय लोग, सिंगापुर में रहने वाले भारतीय लोग, इन्होंने अपने गहने, पैसा सब इकट्ठा किया आजाद हिंद फौज के लिए कि ये लोग लड़ेंगे। और फिर नेताजी जो है, ये रियल पिक्चर है नेताजी का उस टाइम पे लिया हुआ। देखो आप देख सकते हो सारे उस पनडुब्बी में, यहाँ पे कोने में चश्मे लगा के वो बैठे हुए नेताजी हैं। और जब वो करीब पहुंचे जापान के एक पनडुब्बी में, उनको जो लेने आने वाली थी, तो यहाँ से जर्मनी से जो वो पहुंचे हैं, उनको वहां से निकलकर एक छोटी सी बोट में बैठ के उस पनडुब्बी में जाना था। और उसी टाइम में समुद्र में जो है वो बहुत बड़ा तूफान हो रहा था। तो जब वो बाहर निकले पनडुब्बी में से, तो वहाँ पे जो जर्मन ऑफिसर थे, उन्होंने नेताजी को बोला कि आप ऐसे जाओगे तो मर जाओगे, आप मत जाओ, चलो बाहर पीछे जाते हैं। नेताजी ने बोला मैं पीछे जाने के लिए थोड़ी इतना दूर आया हूँ, मैं तो जाऊँगा। और वो उस छोटे जहाज में बैठ के इतनी समुद्र में तूफान होने के बावजूद उस जापान के पनडुब्बी में गए और फिर जापान के पनडुब्बी से वो जापान गए जहाँ पे रास बिहारी बोस थे और 40,000 सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये जो है उसी टाइम का है, रास बिहारी बोस का पिक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग। और वहाँ पे सभी लोगों ने भी भारतीय सेना जो हमारी आजाद हिंद सेना है, उनके कमांडर इन चीफ, जो मतलब आर्मी के जो चीफ थे वो सुभाष जी थे, और इसलिए उनको नेताजी बुलाया गया। और वो भी हम आज बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब वहां से नेताजी जो है वो हमारे इधर बढ़ने वाले, सिंगापुर के रास्ते आते हुए अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड्स थे, जो एकदम कोने में है भारत के उधर, वहां पर आए। वहां पर उन्होंने जापान की सहायता से अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और जो द्वीप है उसके ऊपर हमारा कब्जा हो गया। अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल है, काला पानी की सजा वहां दिया जाता था। तो वहां पे जो मैदान है जिमखाना ग्राउंड, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय तिरंगा, आजाद हिंद का मतलब आजाद देश का तिरंगा पहली बार लहराया। और उसके बाद अपनी खुद की सरकार उन्होंने स्थापित की थी, आजाद हिंद सरकार, जिसकी खुद की बैंक आजाद हिंद बैंक थी। 10 रुपए की करेंसी मतलब नोट से लेकर 1 लाख रुपए के नोट उनके पास थे, जिसके ऊपर नेताजी का पिक्चर था। पोस्ट के स्टैम्प्स बनाए, मतलब पोस्ट व्यवस्था थी, सब कुछ जो सरकार के लिए चाहिए। और हमारे आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने होंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हमारे उस सरकार को लगभग 9 देशों ने मान्यता दी, जर्मनी, इटली, रशिया, जापान, सिंगापुर, सब ने। तो हमारी सरकार वहां स्थापित हुई। अब वहां आइलैंड से जो अंडमान निकोबार, उनका नाम उन्होंने स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप करके चेंज किया।
और सेल्युलर जेल में जब तिरंगा लहराया तब सावरकर को याद किया है और उन्होंने सावरकर को एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं जब तिरंगा लहराया रहा था तब तुम्हारी बहुत याद आ रही थी सावरकर जी। इसी सेल्युलर जेल में आपने काला पानी झेला है। तो कितनी खुशी हो रही होगी उनको जब उन्होंने वो तिरंगा लहराया होगा। और वहां से फिर ये आजाद हिंद सेना जो है निकल पड़ी थी और एक नारा फिर से बीच में दिया था नेताजी ने, दिल्ली चलो। क्यों दिल्ली चलो? क्योंकि दिल्ली पे तिरंगा लहराना है, लाल किले के ऊपर लहराना है। और ये नारा देकर आजाद हिंद की सेना दिल्ली की ओर निकल पड़ी, भारत में आने वाली थी। और वो गाना दिल्ली चलो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करें। निकल पड़ी थी। म्यांमार से होते हुए कोहिमा, रंगून, वहां तक हमारा भारतीय सेना मतलब आजाद हिंद सेना जो है वो पहुंच गई थी। लड़ाई शुरू थी और उनका साथ देने के लिए उन्होंने एक अलग रेजिमेंट भी बनाया था जो पर्टिकुलरली विशेष था, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, महिलाओं के लिए था, जिसको लीड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। झांसी की रानी रेजिमेंट करके उन्होंने महिलाओं के लिए भी एक सशस्त्र दल बना दिया था, वो लोग भी उनका साथ दे रहे। ये तो बात सिंगापुर में ही, जापान सिंगापुर में ही हो गई। लगभग 1500 लोग थे उस रेजिमेंट में। और जब ये लोग इतने करीब आए थे भारत के, लड़ाई हो रही थी, कितने हजारों सैनिक मर गए थे उस लड़ाई में, और अब नेताजी का जो लक वहां पे, या फिर हमारा लक जो है वहां पे फिर से नसीब जो है हमारा साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि इधर जो जापान हमको सहायता दे रहा था, जो पूरा शस्त्र दे रहा था, वो बंद हो गया क्योंकि जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था। ये शायद आपको मालूम होगा उसी टाइम पे, और जापान ने शरणागति पत्र कर, सरेंडर हो गया। तो जैसे ही सरेंडर हुआ तो सब बंद हो गया
और इधर पूरा उसका प्रभाव आजाद हिंद सेना जो लड़ रही थी ब्रिटिश सैनिकों के साथ, 10-12 दिन उनके पास खाने के लिए भी सामान नहीं था। ऐसा लिखा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी वहां थे। 10-12 दिन बारिश हो रही है, बारिश की वजह से, ठंड की वजह से लोग, उनके सैनिक जो है वो बीमार पड़ने लगे, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो 10 दिन घास खाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका हौसला बढ़ा रहे थे। और तब उनके सैनिकों ने बोला कि नेताजी आप यहाँ से जाओ और कुछ दूसरा रास्ता देखो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर सोचा कि अभी हमको थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा, जापान सहायता नहीं देगा। उनके मन में ये था कि इस कठिन स्थिति में अगर कोई हमारा साथ दे सकता है तो वो था रशिया। और वो रशिया से मदद मांगने के लिए वहां से निकले अपने 1-2 साथियों के साथ। और इधर बाकी के आजाद हिंद सैनिक जो है वो लड़ रहे थे, लेकिन आजाद हिंद सेना वो युद्ध वहां पर हार गई। 26,000 आजाद हिंद सैनिक युद्ध में मारे गए। कम लोग नहीं हैं जिन्होंने सिर्फ एक सपना देखा था कि हमें आजादी देनी है। 26,000 लोग सैनिक उनके मारे। और यहाँ जब उनको बोला गया कि आप जाइए रशिया से मदद लेने के लिए, वहां से निकले ऐसा बोला जाता है, तो वो फिर से जापान गए। जापान से उनको रशिया जाना था, तो ताइवान। और ये बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ है, मौत है, वो एक विमान दुर्घटना में हुई है। तो ताइवान से वो जा रहे थे तो उनका प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी में उनकी मौत हो गई, ऐसा एक बताया जाता है। एक बहुत बड़ा हिस्ट्री, मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, रहस्य कि कैसे मरे, क्यों, क्या हुआ था, अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है उनकी मौत का रहस्य। ऐसा बोलते हैं कि वो जिंदा है क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिली है। तो ये भी है। रशिया में वो काफी दिन रहे ऐसा बोला जाता है। कोई ये बोलता है कि वो भारत में आए थे वापस गुमनामी बाबा करके, उत्तर प्रदेश में वो काफी साल तक रहे। लेकिन अभी भी ऐसे ठोस प्रमाण देकर हम बोल नहीं सकते, या जो लोग उनके ऊपर संशोधन कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि वो जिंदा थे। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री, उनके रहस्य उनके मौत के बारे में है। तो ये उनके मौत के बारे में तो आज हम नहीं बात कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा एक है और बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई है, तो जो बताता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कितने सारे लोग हमारे देश में ही काम करते थे। ब्रिटिश तो थे ही थे, लेकिन हमारे देश में भी थे। तो ये प्रमाण अभी मिले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई या नहीं हुई, जो भी। अब आई बात आजाद हिंद सेना, जिनको हम बोल सकते हैं कि जिनकी वजह से कहीं ना कहीं, मैंने ये पूरे प्रोग्राम की शुरुआत इस टॉपिक से की थी कि सब ने अपनी अपनी तरह से हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। जब ये दुर्घटना हुई है वो 18 अगस्त 1945 1945 की घटना है। 18 अगस्त को उनका प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा बोला जाता है, 1945। और उसके 2 साल बाद 1947 में हमको आज़ादी दी गई। तो ये सब क्यों हुआ? तो जब भी ये बात होती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सब लोग लेते हैं, ब्रिटिश लोग भी। उनके जो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के जो पेपर्स बनाए थे, इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया था, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए कि मैं वो आज़ादी दे रहा हूँ इस तरह से। वो एक बार 1956 में भारत में आए और भारत में आकर वो कोलकाता गए। कोलकाता जाने के बाद वहाँ पे जो उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर थे चक्रवर्ती, उनसे मिले, उनकी मेहमान नवाजी उन्होंने अच्छे से की। और जब उनसे बात कर रहे थे तब उन्होंने कुछ सवाल किए थे कि आपने इतने जल्दी कैसे डिसीजन लिया, निश्चय किया कि हमको जाना है भारत छोड़कर, क्यों? तो उन्होंने बोला नेताजी की वजह से, क्योंकि नेताजी की वजह से बाद में जितने भी हमारे सैनिक थे जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा अब हम ब्रिटिश के लिए नहीं लड़ेंगे। भारतीय नौसेना जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रही थी, उन्होंने
बोला हम अभी नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो भारत के लिए लड़ेंगे। और धीरे धीरे कराची, पोरबंदर, मुंबई, ये जो है नौ सैनिक जो थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और तब ब्रिटिश को लगा कि अभी हम इनके ऊपर ज़्यादा दिन अभी आज़ाद राज नहीं कर सकते, तो वो लिमिटेडली नेताजी को श्रेय दिया है कि आज़ाद हिंद सरकार, नेताजी की वजह से हमने आज़ादी दी। और वो बात उन्होंने कबूल की है जब वो चक्रवर्ती साहब से बात कर रहे थे। और बात फिर उन्होंने ये पूछा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, तब महात्मा गांधी जी जेल में थे, कुछ ठंडा पड़ चुका था, तो गांधी जी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है वो भी सवाल उन्होंने किया। तो हम किसी को भी कम या ऊंचा नहीं बोल सकते, सबने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और नेताजी का इस तरह से जो आज़ादी के लिए लड़ना, वो अपने आप में एक महागाथा है, एक पराक्रम है, और जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल गई थी और उनको ये एहसास हो गया था कि अब हम इनके ऊपर राज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि उनका सरकार था हिंद आज़ादी सरकार, उनका पोस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम सब था, बैंक थी, उसी तरह से उनका एक झंडा था, तिरंगा लहराया था उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने अपना खुद का एक राष्ट्रगान लिखा। वो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता है जन गण मन, उसी के ऊपर थोड़ा उन्होंने चेंज किया और उसको एक राष्ट्रगान बनाया। राष्ट्रगान तो बाद में हमने डिसाइड किया, रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता है जन गण मन की, उसको हम हमारा राष्ट्रगान बनाएंगे, लेकिन उस कविता के ऊपर आधारित नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद सरकार के लिए एक राष्ट्रगान बनाया था। आपको मालूम है? नहीं मालूम ना? तो आज हम वो राष्ट्रगान आपके सामने गाना चाहेंगे और उसी के द्वारा हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी वजह से क्लेमेंट एटली के द्वारा जो बताया गया है कि आज़ादी मिली, उसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रयास बहुत इम्पोर्टेंट था। तो हम आपको विनंती करते हैं कि अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, जो उनका राष्ट्रगान था वो हम गाएं।